वेलकम बैक टू एसके वनकेस एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन, जहां पे एक और हम लोग एक काइंड का नया एक इनोवेटिव वे देख रही हैं चीजों को सॉल्व करने के लिए, उन्हीं इक्वेशंस या फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बट द थिंग इज, इसी चीज को लैग्रांजियन मैकेनिक्स से इंस्टेड यूज करेंगे। आज इन माय लास्ट वीडियो, इनफैक्ट इट वाज नॉट लास्ट बट द सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, द सेकेंड लॉ इनफैक्ट F इक्वल्स ma को आप डिराइव कर सकते हो यूजिंग लेग्रांज इक्वेशन। एंड वही चीज हम लोग आज भी करेंगे, लेग्रांजियन इक्वेशंस को यूज करेंगे इंस्टेड टू एक्चुअली सॉल्व अ प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। अब इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली न्यूटनियन मैकेनिक्स से सॉल्व किया जा सकता है। Why do we need to use Lagrangian mechanics then? And trust me that it's going to be relatively longer to solve the same mechanical problem using Lagrangian mechanics. लेकिन तब हम लोग क्यों Lagrangian mechanics यूज करना चाहते हैं? In fact, there was even this question in the comment section, and well, I want to tell on that कि जब आप Lagrangian mechanics यूज करते हो, so at first you might think कि इसे यूज करना इतना कॉम्प्लिकेटेड है या फिर इतना लेंदी है, लेकिन इस चीज को काफी इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है रिलेटिविटी में और क्वांटम मैकेनिक्स में। सो पहले तो आपको लगेगा ये सेम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकता हूँ। इट इज ऑल जस्ट मुझे एक फोर्स डायग्राम बनाना है उस प्रॉब्लम का एंड F इक्वल्स ma यूज करना है, एंड इन दैट केस आई कैन जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। एंड लैग्रांजियन मैकेनिक्स में मुझे कुछ कोऑर्डिनेट्स चूज करने पड़ते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फिर लैग्रांजियन इक्वेशंस। वेल, लैग्रांज इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग आउट द काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज। ऑफ कोर्स ये भी देखना है कि वहां पे जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स को एक कैटेगरी में डिवाइड करना है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को दूसरी में। कंजर्वेटिव के लैग्रांज में इंक्लूड करोगे, लैग्रांजियन में नॉन कंजर्वेटिव के लिए और दूसरे फैक्टर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। ये देखना है कि टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी है, टाइम इंडिपेंडेंट है। सो यहाँ पे काफी लेंदी प्रोसेस हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स में, लेकिन जब प्रॉब्लम खुद कॉम्प्लिकेटेड होता है उस केस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से अच्छा लैग्रांजियन मैकेनिक्स होता है टू सॉल्व द वेरी सेम प्रॉब्लम्स इन अ मोर एलिगेंट एंड सिस्टमेटिक मैनर। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए इट ऑफन feels good to use, and it is also relatively easier to extend to relativity and quantum mechanics. And trust me, क्वांटम मैकेनिक्स का एक फॉर्मुलेशन खुद एक एक्सटेंशन है लैग्रांजियन मैकेनिक्स का टू द क्वांटम रेल्म, एंड दैट इज फाइनमैन्स पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन, जिसे क्वांटम फील्ड थ्योरी तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इनफैक्ट क्वांटम फील्ड थ्योरी के दो तरीके होते हैं करने के। तो ये जो एक तो क्वांटाइजेशन रूल होता है, द सेकंड क्वांटाइजेशन रूल उसे कहा जाता है, दूसरा है फाइनमैन का पाथ इंटीग्रल फॉर्मुलेशन। सो यू कैन एक्चुअली सी द एसेंस ऑफ लैग्रांजियन मैकेनिक्स इन फिजिक्स। सो लेट्स गेट टू आवर टॉपिक नाउ। यहाँ पे जो आज का टॉपिक है, वेल हम लोग एक सिंपल सा सिस्टम सॉल्व करेंगे, एंड इज दिस सिस्टम वी बेसिकली हैव अ पुली, एंड यहां से दो मासेस होंगे। हियर वी हैव mass m1, here we have mass m2। अब इस चीज को अगर मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से सॉल्व करने की कोशिश किया, वेल वी नो हाउ दैट गोज कि मैं यहाँ पे टेंशन लिखता हूं। सो हियर आई राइट टेंशन T, हियर आई राइट टेंशन T, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली सेम स्ट्रिंग है, सेम रोप है जो कि दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रही है। एंड सिंस यही सेम स्ट्रिंग दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट करती है एंड इस पूरे पुली पे यहाँ पे रन करती है, मुझे पता है अगर ये एक इनएक्सटेंसिबल, सो हियर आर सम असम्पशंस, अगर ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसका मतलब क्या, इसके एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, इसकी एक कांस्टेंट लेंथ है कि इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते हो, नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सिस्टम। तो एक ऐसे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के लिए, एंड प्रोवाइडेड कि इसका खुद का कोई मास नहीं है, एक लाइट है, ये सेम टेंशन रन करता है ओवर द एंटायर स्ट्रिंग। एंड विल यूज से मैं यहाँ पे इस पे ग्रेविटी लिख सकता हूँ, इस पे ग्रेविटी लिख सकता हूँ, एंड आई राइट द इक्वेशंस कि अगर इसमें से एक ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन a, वही तो एक्सेलरेशन से दूसरा ब्लॉक नीचे जाना चाहिए विद द सेम एक्सेलरेशन। So that is simple application of Newton's laws. So let's write the equation T minus m1g equals m1a. अब यहाँ पे आई एम ट्राइंग a slightly different thing कि मैं a नहीं लिखूंगा, इसे लिखूंगा x double dot, and why is it so? Well, the second equation now. Why is it so?
क्योंकि Lagrangian मैकेनिक्स में दैट इज हाउ वी डू, इवन दो वी आर स्टिल डूइंग न्यूटनियन मैकेनिक्स, राइट? क्योंकि जब मुझे इसे कंपेयर करना है विद द Lagrangian सॉल्यूशन, तो वहां पे हम लोग एक्चुअल में वेलोसिटी को x डॉट लिखेंगे, मतलब द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, सॉरी टाइम डेरिवेटिव ऑफ x, द कोऑर्डिनेट, इनफैक्ट एक्सेलरेशन को x डबल डॉट लिखेंगे, सो द सेकंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ द कोऑर्डिनेट x. So that is how I'll make a comparison after this, and I add the two equations, and when I add the two equations I can see that the tension cancels out, and I find that x double dot according to this equation is m1 minus m2 over m1 plus m2, this entire number times g, and that is our solution, right? So we have finally solved this problem according to Newton's method. But now let's come down to the original content of this video. In fact, अब इस चीज को Lagrangian mechanics में solve करना हो, first what you do is write the equation that you're going to use. So here I write this equation. In fact, not first partial derivative, the time derivative of this partial derivative of the Lagrangian with respect to the generalized velocity minus the partial derivative of Lagrangian with respect to generalized coordinates equals 0. एंड ये सिर्फ एक कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए होल्ड करता है, क्योंकि अगर ये एक नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए होता तब Lagrangian में आप पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल डजंट एग्जिस्ट, राइट? तो Lagrangian को मैं डिफाइन करता हूं एज द काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. अब ये पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे भी डिपेंड कर सकती है. वेल, अगर ये टाइम पे डिपेंड करती है, सो इन दैट केस यू कैन अगेन राइट इट एज t माइनस दैट पोटेंशियल एनर्जी, बट इन दैट केस यू विल हैव टू use the generalized forces and all that stuff by making some modifications which we are not interested in. अगर यही चीज नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए होगा तो यहाँ पे एक और टर्म ऐड हो जाता है, दैट ऑफ व्हाट यू कॉल इट जनरलाइज्ड फोर्सेस, बट नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. व्हाई? क्योंकि यहां पे जिस सिस्टम से हम लोग डील कर रहे हैं ये एक्चुअल में कंजर्वेटिव सिस्टम है, एंड इट इज अ कंजर्वेटिव सिस्टम. व्हाई? वेल, इट इज अ कंजर्वेटिव सिस्टम क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं वो है ग्रेविटी का, एंड वेल यू नो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है. सो दिस सिस्टम इज एक्चुअली अ कंजर्वेटिव सिस्टम. जो इसके अंदर एक्ट कर रहे हैं वो तो फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट होते हैं, and we know Lagrangian mechanics में there are no constraints involved. in fact अगर constraint involved हैं, which there are of course involved, लेकिन इन forces की कोई involvement नहीं होगी in our equations. that is how we do Lagrangian, right? तो ये conservative system है. यहाँ पे कोई time dependent potential नहीं है क्योंकि potential gravity का है, which is time independent of course. So since the potential is time independent, जो constraint के forces हैं या फिर relation होंगे वो भी time independent होते, and जब constraint के relations time independent होते, ऐसे kind के constraint को scleronormous constraint कहते हैं, but we are not actually interested with the terms. So now what we do is that we use a particular coordinate, well the generalized coordinate, and what is it that we are going to use? इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है विद दिस पुली, या फिर विद दिस पुली, या फिर यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं. इनफैक्ट बेटर टू कंसिडर एट द टॉप ऑफ दिस पुली, एंड वेल आई से मान लो ये एक डिस्टेंस x नीचे, सो व्हेन इट इज एट अ काइंड ऑफ डेप्थ एट x, तब अगर मेरी पूरी स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो l होगा, सो यू नो that the second block is at a depth L minus x. So यहाँ पे जो constraint का relation है, this is essentially that the length of the string remains constant, and that is what we have assumed an inextensible string. And since ये जो string है ये एक inextensible string है, well you know कि अगर एक block x distance पे है तो दूसरा block L minus x पे होगा, क्योंकि दोनों को add करने से clearly see string की length constant होगी. So that is essentially the constraint relation in here. तो एक x पे होगा दूसरा L minus x पे, and since we know that L is a constant that is actually present inside the system itself, that doesn't change whatsoever, इस x को मैं individually एक coordinate, एक generalized coordinate ले सकता हूँ,
एंड यहां पे द थिंग इज देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से एक्चुअल में मैं इन सारी चीजों को सॉल्व कर लूंगा, because well you don't need anything else to solve the equations in this particular case. So here we have our generalized coordinate as x. So our generalized velocity is essentially the velocity with which this moves. The generalized acceleration will be the acceleration with which it moves. Now how do I write actually the Lagrangian of the system? Well, I do so. Now you have to think it कि जैसे ये ब्लॉक है, जैसे ये नीचे आएगा या फिर कोई भी ब्लॉक नीचे आएगा, सो दूसरा बेसिकली ऊपर जाएगा, एंड स्ट्रिंग की जो पूरी लेंथ है ये कांस्टेंट लेंथ है, तो जितना एक ऑब्जेक्ट नीचे गया उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर आया. सो जितने टाइम में एक ऑब्जेक्ट इतना नीचे गया उतने ही टाइम में दूसरा ऑब्जेक्ट इतना ऊपर आया. एंड वेल इफ दैट इज द केस, दोनों की वेलोसिटीज इक्वल होनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट वेल द स्पीड्स आर सेम. तो अगर आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चलेंगे, क्योंकि ये जो पूरी स्ट्रिंग है जो कि रन कर रही है ओवर द एंटायर पुली एंड दैट इज कनेक्टिंग देम इज एक्चुअली अ कांस्टेंट लेंथ. वेल यू नो यू कैन राइट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम as the sum of their individual kinetic energies with equal speeds in fact. So you write it as half m1 plus m2 x dot square, where x dot is their common speed. Now here actually the magnitude of speed is what we are considering, minus what is the potential energy involved. So what force is actually driving them to move in this manner? Well, that is the gravity. तो gravitational potential energy लिखते हैं, we know it is actually arbitrary. So यहाँ पे हम लोग 0 point of GPE लिख लेते हैं. Well, in that case, you say that this one will be minus m1 gx and this is minus m2 gx, and since gravitational potential energy subtract हो रहे, it becomes plus m1 gx and plus m2 gl minus x. Now this is my Lagrangian. What I do now is I have to calculate its partial derivatives with respect to generalized coordinate and that velocity. So what do I do? पहले generalized coordinate के terms में करते हैं. Well, what is this derivative? Now this is a partial derivative. Here you can see कि पहली चीज ये जो मेरा term होगा, this is rather easy to compute. This is m1g minus m2g. So this will basically happen m1 minus m2g. अब इस टर्म को कैसे आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे? सो वी ट्राई दैट हियर. यू बेसिकली वांट टू कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x डॉट स्क्वेयर्ड ओवर with respect to x itself. How do you do it? Well, you do it something like this. This is the partial derivative with respect to x of dx over dt squared. Right? अब यहां पे since x dot actually means dx over dt, जिसे स्क्वेयर किया गया, you can think of it as dx over dt getting multiplied by dx over dt, and that is some mathematics that you do right here. This basically becomes the partial x derivative of dx over dt times dx over dt. So by the chain rule, actually the product rule, this can basically come out to be equal to 2 times d over dx of dx over dt, because well this is the product rule, right? दो numbers हैं, same हैं, you add them, well that is 2 times the number. Now what you do is actually take this d over dt term out, and after you take the d over dt term out, you actually write this as 2 d over dt of dx over dx, and this one is a partial derivative. अब ये term clearly, well x depends on x because it is equal to x itself. That term is a constant, one you might want to call it, but that this term is actually a constant, इसका time derivative should be equal to what? Well that should equal 0, and there you get it, right? कि ये जो kinetic energy वाला term होगा, on differentiating this kinetic energy term with respect to x, you actually find it is a 0. मतलब when you differentiate the Lagrangian with respect to well the generalized coordinate x in this case, you find
कि ये जो चीज है इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आएगा। सो दिस इज बेसिकली द डेरिवेटिव, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव इज 0। वी नाउ मूव ऑन टू द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू generalized velocity of the very same Lagrangian. Well, now what is it exactly equal to? In this case you can clearly write you are differentiating with respect to this term only. 2 नीचे आ जाएगा, cancels out. Here you have m1 plus m2 times x dot, and well now you have the derivative of x with respect to what? With respect to x dot. So that is something that we have to take a quick look at. डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x डॉट। यहां पे हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के अक्रॉस आने वाले हैं, वाज दैट वेल आई शैल शो यू दिस कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ x डॉट विद रिस्पेक्ट टू x इनवर्स, एंड वेल इफ यू राइट इट दैट वे यू कैन बेसिकली सी दैट दिस थिंग कैन बी रिटन एज d ओवर dx, मैंने लिख दिया dx ओवर dt, सो टेकन आउट well d over dt of dx over dx, and well इसका inverse. Now this equals what? This basically equals to the same constant number again, so this must equal 0, and damn you have here 0 inverse. Well, is that infinity? तो क्या ये term infinity आ रही है? And that won't actually make sense, and that is the interesting thing I told you that we come across here. तो यहाँ पे हम लोग एक मैथमेटिकल डिफिकल्टी में we have come across a mathematical difficulty, and I shall shortly tell you the solution to this difficulty. But first I want you to think over this particular thing, क्योंकि well we can carry out the mathematics, but first thinking it more from your intuition I suppose so, and exactly doing quantum mechanics in that case हम लोग intuition use कर सकते हैं. So what you can see here is कि हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट को उसी कोऑर्डिनेट के टाइम डेरिवेटिव के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट किया। वेल इन दिस केस व्हाट आई एक्चुअली डिड हियर वाज कि मैंने उस कोऑर्डिनेट के पार्शियल यहाँ पे अब जो कैरी आउट कर लिया दिस पार्शियल डेरिवेटिव, मैंने इस चीज को एक्चुअल में इनवर्स कर दिया इस डेरिवेटिव को, एंड आई रोट एन इनवर्स वेल ऑपरेशन आउट देयर इन द ब्रैकेट्स. सो हियर यू कैन एक्चुअली थिंक दैट दिस dx ओवर dx जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, well this is some constant, and I said अगर ये constant है तो इसका time derivative 0 होना चाहिए, 0 का inverse infinity, and that doesn't make sense. You need to think of it more from the perspective of what exactly is a derivative, and अगर आप actual में समझते हो कि एक derivative है क्या, then only you can actually solve this problem. क्योंकि अगर आपको सिर्फ ये mathematical methods आते हैं कैसे differentiation carry out करते हैं, so you can't basically solve this problem that we have come across कि यहाँ पे हमारा आंसर infinity आ रहा है. You basically need to understand truly what derivative is. Well, derivative is basically जिस रेट से कोई भी फंक्शन चेंज होता है जब हम लोग उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसका आर्ग्यूमेंट हियर चेंज करते हैं. सो हियर यू नीड टू से कि ये आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड करना चाहिए क्लियरली, एंड अगर ये उस आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड करेगा तभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अदरवाइज द डेरिवेटिव 0 अगर ये उस फंक्शन पे डिपेंड करता ही नहीं है क्योंकि उसे चेंज किया इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया. सो व्हेन आई से कि यहाँ पे d ओवर dt आई हैव इवैल्यूएटेड ऑफ dx ओवर dx, इसका मतलब क्या? इसका मतलब dx ओवर dx, डोंट थिंक ऑफ इट एज 1 और 0 व्हाटएवर नंबर यू आर थिंकिंग ऑफ, थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर कि dx ओवर dx टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, एंड सिंस ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है इसीलिए इसका टाइम डेरिवेटिव 0 है, एंड that is why you are actually coming across this problem. So that we have actually gone until here is not for the reason इसे mathematically solve कर देंगे, but we can think of it कि dx over dx d over dt पे डिपेंड नहीं करता है. So you can clearly see t this time function that you have ये भी dx over dx पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, एंड वेल सिंस टाइम dx over dt पे नहीं डिपेंड करना चाहिए, यू कैन क्लियरली सी कि अगर यही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया एंड दिस एक्चुअली x डॉट which depends on both x and t right here because it is dx over dt, or you can clearly see that this is dx dot over dx. इसी चीज का अगर मैंने इनवर्स ऑपरेशन किया, सिंस टाइम dx over dx पे डिपेंड नहीं करता है,
So you can clearly see right here that this is something like इसका भी derivative zero होना चाहिए. मतलब this derivative, if you try to do connect the very same thing to time as in the denominator, which it is something like, so you can clearly see ये derivative भी जीरो होना चाहिए. एंड वाई जीरो होना चाहिए क्योंकि ये डेरिवेटिव जीरो है. वाई क्योंकि ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती. दिस वैल्यू डजंट डिपेंड ऑन दिस वैल्यू, सो द डेरिवेटिव जीरो. सो ये वैल्यू भी इस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है. वी आर फॉलोइंग बेसिक लॉजिक, इन फैक्ट द लॉजिक दैट एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर न्यूटन्स टाइम. सो दिस एक्चुअली कम्स टू बी जीरो. तो यहाँ पे हम एक इंफिनिटी के अक्रॉस रन कर रहे थे. But trust me, that isn't infinity. That is basically, you come across that infinity when you don't understand the concept of functions and derivatives properly. You understand what a derivative truly is. You understand the physical significance or intuition behind it, and will you say कि ये भी zero होना चाहिए. So we have that thing as zero. So what you can say is कि ये term basically क्या हो गया? Well, this term is zero. All we have to do now is put them in the equation. इस चीज का टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा. सो you'll have another dot over here, and when you have that another dot over there, well, you say that this is our Lagrange equation m1 plus m2 x double dot minus this term that you see right here should be equal to 0, and so x double dot equals m1 minus m2 over m1 plus m2 times g. And there we have the solution to the pulley problem using Lagrange equation. तो यहाँ पे इसी चीज को हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से सॉल्व किया, एंड दिस इज बेसिकली द सॉल्यूशन, राइट, यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. वी ट्राइड द सेम थिंग यूजिंग Lagrange equation एंड दिस इज आवर सॉल्यूशन. तो हम लोग ऑनेस्टली कंपेयर कर सकते हैं एंड इस चीज को देख सकते हैं कि यूजिंग Lagrangian mechanics the thing gets like really lengthy as compared to Newtonian mechanics. So what is the actual significance behind Lagrangian mechanics? Well, as I told you, it extends to relativity and quantum mechanics. यही चीज एक बहुत ही complicated situation हो जाती. Lagrangian approach is in fact a lot better in that case. And another thing that you really learned lots of things while solving this problem, didn't you? Like when we come across such problems, तो हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे डेरिवेटिव देखा that we have to differentiate with respect to x. In fact, partially differentiate x dot का square itself and we decide to zero right here. So that's I think kind of amusing in this case कि यहाँ पे ये somehow x पे डिपेंड करता है and yet इसका डेरिवेटिव जीरो है. But well, when you study it deeply or when you see the physics behind it, this actually doesn't depend on x in that kind of manner, or even if it does, that the time derivatives involved and it is a squared. In fact, even if it weren't squared, that the time derivatives involved gives zero as the final derivative. यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने देखा कि although we have very similar kind of differentiation here, and in fact that we run into this equation, हमें लगता है कि आंसर infinity आएगा. It doesn't come infinity. It just shows that there is independence between this coordinate and that coordinate, and well, that gives you that this should be zero. राइट. इनफैक्ट इस चीज को अब मैं आपको एक फिजिकल पर्सपेक्टिव से भी दिखाना चाहूंगा, एंड व्हाट दैट फिजिकल पर्सपेक्टिव वुड बी, दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी. इनफैक्ट नॉर्मली इसे हम लोग द जनरलाइज्ड वेलोसिटी कहते हैं, बट इन दिस केस इट आई एम कॉलिंग इट वेलोसिटी क्योंकि वी आर वर्किंग एक्चुअली इन द कार्टेशियन सिस्टम ओनली राइट नाउ. दिस थिंग इज द वेलोसिटी, एंड वेल दिस थिंग इज द कोऑर्डिनेट that corresponds to the same velocity. So what we have been asked to differentiate is the coordinate with respect to velocity itself. So you need to think कि partial differentiation side में कर दो. Well, you just need to think that you are actually differentiating. तो कैसे basically ये coordinate velocity पे depend कर सकता है? Well, it is something like coordinates do depend on velocities, of course. Well, if you consider s equals ut plus half at square, or this very same thing along x direction. So यहाँ पे ये velocity पे depend करता है. So it definitely depends on velocity, even though this is the initial velocity with which the motion began, in this case which is zero. And if you consider something like, well, अगर मुझे जानना है यही चीज final velocity के terms में, so that is also something that you can do. It would be vt minus half at square.
बट द थिंग इज कि ऐसा आई डोंट थिंक यू हैव एक्चुअली एनकाउंटर्ड सच एन इक्वेशन जहां पे कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट, कोई भी इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, एंड आई थिंक दैट इज क्विट रिमार्केबल एक्चुअली. So the total distance traveled, or actually the instantaneous coordinate at any point, I think does not depend on the instantaneous velocity, at least in the most general case. And I don't think I have encountered any such situation where it specifically depends on this instantaneous velocity. Rather ये past values of velocity पे depend करता है. So you can clearly get a physical intuition from there कि ये derivative zero होना चाहिए. And I think it might be really contradictory to most physical laws you think you have understood, but that is actually how I'd like to think over it. In fact, मैं जब ये problem solve कर रहा था, I didn't go through this process and think that, well, the answer is infinity, or no, it is not infinity, it's zero. Why? Because that is independence. I thought, well, this term should be zero according to the logic I've presented here. And that is how I thought of it. And that is how I even thought of this particular thing. So even though ये चीज often काफी cases में non-zero हो सकती है, but this is how actually I got the physical intuition for this thing, and I would really like you to think over this particular thing and maybe share your opinions on this thing, क्योंकि ये मेरे physical intuition, and intuition is something that I trust of myself over any other thing, over any mathematical equation that I write. So maybe you could try thinking on this particular thing and comment down below कि आप कैसा सोचते हो कि ये जीरो कैसे हो सकता है, या फिर is there some other way you could actually explain the thing. But this is how I think that, well, the coordinate doesn't depend on the instantaneous velocity in any case whatsoever. तो ये चीज जीरो होनी चाहिए. And still I think this is one reason कि मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ. I actually wanted to show you this particular thing, and we have well solved one pulley problem, so that's basically a cherry added to the top of the cake. So that was, I guess, all for today's video of mine. Will be maybe bringing more Lagrangian mechanics videos in future, maybe try extending it to relativity and quantum mechanics and quantum field theories. But that was all for today's video of mine, and thanks to all of us.